बोर्ड्स हो या CUET, द ट्विन ब्रोस के MCQs अनबीटेबल है। जब प्रैक्टिस ही हो एग्जाम जैसी तो फंसना पक्का है। स्वागत है आपका ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 MCQ सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन के MCQs। इस एक वीडियो को देख लोगे तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पेन पेपर लेके बैठना। लेट अस बिगिन। When did the Indian Constitution come into effect? तो पहले दो क्वेश्चन में आपको तीन ऐसी डेट्स देखने को मिल रही हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इफेक्ट में कब आया हमारा 26 जनवरी 1950। सी अगर लिखा है तो टिक लगा दो, वरना क्रॉस लगा दो। बिटवीन विच डेट्स वॉज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड। तो इस चैप्टर की तीन डेट्स तो आपको पता ही होना चाहिए, कब फ्रेम हुआ, कितने टाइम पीरियड के बीच में, और कब इफेक्ट में आया। तो फ्रेम हुआ था हमारा इन 321 ए दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949। तो ये तीन डेट बिल्कुल भी नहीं भूलना। इस चैप्टर के लिए भी आप थोड़े बहुत नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि कुछ डेट्स, कुछ मंथ्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये एक तीन डेट हो गई जो इंपॉर्टेंट है। अब हाउ मेनी सेशंस डिड असेंबली होल्ड इन टोटल। तो टोटल सेशंस कितने थे एंड कितने दिनों में वो स्प्रेडेड थे, ये दोनों डिटेल्स भी आपको याद होना चाहिए। तो फटाक से आंसर बता रहा हूं दोनों ही क्वेश्चन का, लिख लो फटाक से। बी 11 सेशंस हुए थे स्प्रेडेड ओवर बी 165 डेज। ये एक लाइन है जो आप अपने आंसर में यूज कर पाओगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन में यूज कर पाओगे। द डायरेक्ट एक्शन डे वॉज अनाउंस्ड बाय द मुस्लिम लीग ऑन। अब हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा पिछले चैप्टर का लगे, लेकिन इस चैप्टर में भी ये डिटेल बताई गई है एंड हेंस आई होप आपसे बन रहा होगा 16 अगस्त 1946 इज द राइट आंसर। When was the interim government formed by the Congress with Nehru as vice president? अब यहां से चार पांच क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको हो सकता है ना बन रहे हों, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन टाइमलाइन से हैं, लेकिन स्टिल बेसिक डिटेल्स हैं और ऐसी डिटेल्स हैं जो आपको बोर्ड और CUET दोनों के लिए ही पता होना चाहिए। मेनली CUET के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड के लिए तो पता ही होना चाहिए। तो सिक्स्थ का, अब हमारी इंटरिम गवर्नमेंट मतलब पता है ना, जब पावर ट्रांसफर कर रहे थे तो उसको स्मूथली करने के लिए इंडिया की इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी। जिसको कब बनाया हुआ था, तो सिक्स्थ का आंसर है ए 2 सितंबर 1946। अगर ये टिक लगा है तो बहुत अच्छी बात है। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगेन ऑन। अब इसमें आप कुछ ऑप्शन तो बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। अब बचे दो ऑप्शन, तो एटलीस्ट एलिमिनेशन का यूज करके आप थोड़ा प्रोबेबिलिटी अपना बढ़ा सकते हो एंड इसकी भी डेट याद रखेंगे 9 दिसंबर 1946। अगर ये मेंशन आप अपने आंसर में करके आते हो तो आपकी आंसर क्वालिटी एकदम अप हो जाएगी। अगेन ये भी टाइमलाइन में एग्जैक्ट डेट लिखी हुई है। When did the Muslim League demand the dissolution of the assembly? तो मुस्लिम लीग ने बॉयकॉट तो किया था, लेकिन एक स्पेसिफिक डेट टाइमलाइन में बताई गई है और वो डेट है इन 321 29 जनवरी 1947, जब इन्होंने डिसोल्यूशन की डिमांड रखी थी। Who was elected as the president of Constituent Assembly of Pakistan? अब हो सकता है ये आपने पढ़ा ना हो चैप्टर में, क्योंकि अगेन टाइमलाइन में है, लेकिन इसका आंसर करना आई गेस आप सबके लिए बहुत इजी है। तो कभी लगा दोगे तो बन जाएगा। बी मोहम्मद अली जिन्ना इज द राइट आंसर। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फाइनली साइंड बाय द मेंबर्स इन। अब ये कोई टाइमलाइन वाली डेट नहीं है, ये बेसिक डेट है जो आपको पता ही होना चाहिए। इसका क्वेश्चन आ सकता है इन 321 कहां गया, दिसंबर 1949 इज द राइट आंसर। इसकी एक इमेज बेस्ड क्वेश्चन में डेट आ सकती है, नीचे हम इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी देखेंगे और ऐसी डिटेल्स इमेजेस के साथ आ जाती हैं। विच इवेंट इन द स्प्रिंग ऑफ 1946? डेट याद रखना, ये जो आंसर होगा वो कब हुआ था, स्प्रिंग ऑफ 1946। सिर्फ 1946 याद मत रखना। इवोक्ड मच पॉपुलर सिंपैथी फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। द राइट आंसर हियर इज स्प्रिंग ऑफ 1946 क्या हुआ था, राइजिंग ऑफ द रेटिंग्स ऑफ द रॉयल इंडियन नेवी, जिसने काफी पॉपुलर अपसर्ज क्रिएट किया था, पॉपुलर सपोर्ट इसने गेन किया था। एंड इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है हमारे इस तरीके से आता है कि बताओ कि क्या बैकग्राउंड था हमारी असेंबली के पीछे, क्या क्या हार्डशिप्स इंडिया में चल रही थी। तो ये सारी डिटेल्स जो हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको याद नहीं है तो हमारे नोट्स चेकआउट कर सकते हैं, फंसना पक्का है कि PDF चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। द ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स बिगिन इन। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट हमारे MCQ के पर्सपेक्टिव से, एंड एक और ऐसी डेट जो आई गेस आपसे बनना ही चाहिए। ग्रेट कैलकाटा किलिंग्स 1946, लेकिन चलो एक ही है तो अगस्त 1946।
हु मूव द क्रूशियल, अगस्त भी याद रखना। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, अब तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आ गया है, ये 3 मार्कर में आपको हमारे फंसना पक्का है में देखने को मिलेगा, तो उस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। एंड हु मूव्ड इट, सी जवाहरलाल नेहरू जी। हु सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 3, 2, 1, बी अंबेडकर साहब। Who was the president of the assembly? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट की बात की जा रही है, लेकिन स्टिल आंसर बहुत बेसिक है इन 3, 2, 1, ए, माई अपॉलॉजीज, सी राजेंद्र प्रसाद जी। गलती से हाथ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। हु वॉज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अब ये वाला क्वेश्चन ना 8 मार्क में आता है, मतलब सिर्फ इतनी सी डिटेल नहीं, 8 मार्क में आपसे पूरे उन सारे कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंट डिटेल्स पूछता है, तो उनमें आपको ये नेम्स भी मेंशन करने पड़ेंगे। नेहरू जी का, वल्लभ भाई पटेल जी का तो रोल सबको याद होता है, बट ये लोग भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था। तो याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बी एन राव, और चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कौन थे? 3, 2, 1, 17 पे खतरा। वैसे आपको कंफ्यूजन इसी में होगा कि एन राव थे या फिर मुखर्जी जी थे, तो याद रखना ड्राफ्ट्समैन मुखर्जी जी, एडवाइजर बी एन राव, 16th का बी, 17th का सी। 18th, विच 2 लॉयर्स असिस्टेड भीमराव अंबेडकर इन द ड्राफ्टिंग कमिटी? तो 2 लॉयर थे जो इनको असिस्ट कर रहे थे, वो कौन थे? अब हो सकता है ए एंड बी में आपको इसमें कंफ्यूजन होता अगर हमने इनके क्वेश्चन पहले ना देखे होते तो, बट क्योंकि हमने देख लिए, आई होप आपको याद होगा। के एम मुंशी जी एंड अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर जी इज द राइट आंसर। हु on whose advice was B.R. Ambedkar asked to join the Union Cabinet as a law minister? तो 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, उन्होंने किस उसमें ज्वाइन किया? एज अ लॉ मिनिस्टर उन्होंने ज्वाइन किया, एंड किसकी एडवाइस में ये चीज करी थी? तो आपको याद रखना है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन चैप्टर में बताई हुई है कि गांधी जी के एडवाइस पे ये चीज हुई थी। हु प्रपोज द रेजोल्यूशन फॉर द नेशनल फ्लैग हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर? ये किसने किया था? जब आपसे क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का आता है कि कांग्रेस के 3 लीडर्स का बताओ, तो भी मेंशन करके आना पड़ेगा। 8 मार्क के लिए सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स का रोल आता है, तो भी आप हेडिंग बनाएंगे नेहरू जी, एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी मेंशन करेंगे, एंड ये वाला रेजोल्यूशन भी मेंशन करेंगे, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको द ट्विन ब्रोस के प्रीमियम नोट्स चाहिए, या फिर आपको चाहिए हमारी लेजेंडरी फंसना पक्का है के पीडीएफ, जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस PYQs उनके बोर्ड स्टाइल में आंसर्स मिल जाएंगे, ये दोनों चीजें आपको मिल जाएगी हर एक ह्यूमैनिटीज के मेजर सब्जेक्ट के लिए हमारे thetwinbros.in पे, या फिर हमारे एप्लीकेशन से इनको आप एक्सेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फ्लैग कमिटी? अब हो सकता है आपको ये थोड़ा सा डरावना क्वेश्चन लगे, थोड़ा सा आउट ऑफ द एनसीईआरटी लगे, बट एक बॉक्स है जो एनसीईआरटी में एडेड है, आपको पढ़ना पड़ेगा उस बॉक्स को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार रीड जरूर मार लेना एनसीईआरटी के इस बॉक्स को। अगर आपकी एनसीईआरटी में नहीं है तो हमारी वीडियोस को देख लेना, एंड वीडियो में हमने लेटेस्ट एनसीईआरटी फॉलो करी एक्सप्लेनेशन वीडियो, वहां पे आपको मिल जाएगा। द राइट आंसर फॉर 21 इज JB कृपलानी, एंड वहां पे बहुत सारी कमिटीज और उनके प्रेसिडेंट के नेम्स मेंशन्ड है, तो एक बार रीड मार लेना, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अब हमारा मैच द फॉलोइंग। बी पॉकर बहादुर जी ने क्या बोला था? बी पॉकर बहादुर जी ने बात करी थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए, 1 का बी। हमारे रंगा जी ने क्या बोला था? रंगा जी ने बोला था कि माइनॉरिटीज को इकोनॉमिक टर्म्स में रेफर करना चाहिए, 1 का बी, 3 का डी। 1 का बी इसमें और इसमें, 3 का डी इसमें, ए इज द राइट आंसर। मैच द फॉलोइंग। अगेन फटाक से वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर लॉक करो फटाक से, एंड अब मैं आपको सही आंसर बता रहा हूं। 15 अगस्त 1947, आई होप ये तो सबसे ही बन रहा होगा, एंड 16 अगस्त 1946, आई होप ये भी बन रहा होगा, हमने देख ही लिया है। तो 3 का डी, 3 का डी, 4 का सी, अगेन ए इज द राइट आंसर। 24th, अगेन अब मैच द फॉलोइंग है, पॉज करो फटाक से कर लो। SN मुखर्जी हमारे कौन थे? चीफ ड्राफ्ट्समैन। BN राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए इज द राइट आंसर फॉर 24th एज वेल। Consider the following statements. Members were elected on the basis of universal franchise. Provincial legislature chose the representatives. I hope आपने assertion reason में
स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में और मैच द फॉलोइंग में फटाक से पॉज करके आंसर लिख लिया करो, मैं डायरेक्टली एक्सप्लेन करूंगा। एंड आपने गलत भी किया होगा बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि इट वाज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। फर्स्ट स्टेटमेंट गड़बड़ है। प्रोविंशियल जो लेजिस्लेचर्स थे इन लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चूज किए थे, ये सही है एंड हेंस ओनली 2 इज करेक्ट। तो याद रखना इस डिटेल को। 26 लॉक करो अपना आंसर। अब एक नंबर है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कांग्रेस ने 82% जो रिप्रेजेंटेशन था हमारे असेंबली का, वो किसका था? कांग्रेस का था। ये आप याद रखेंगे। लेकिन इट वाज अ पार्टी विथ 1 वॉइस एंड 1 नो इंटरनल डिफरेंस इज अ वेरी डिफरेंट, वेरी रॉन्ग ओपिनियन अबाउट द कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस के बहुत सारे फैक्शंस थे, बहुत सारे ओपिनियंस उसके विद इन ही थे एंड हेंस ओनली 1 इज करेक्ट। 82% याद रखना, असेंबली का 82% रिप्रेजेंटेशन कांग्रेस का था। 27 द लीग स्वेप्ट जनरल सीट्स इन प्रोविंशियल इलेक्शंस। द लीग बॉयकॉटेड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू डिमांड पाकिस्तान। अब ये तो एकदम सही स्टेटमेंट है, लेकिन जनरल सीट्स में तो कांग्रेस जीती थी ना, मुस्लिम लीग नहीं जीती थी एंड हेंस बी ओनली 2 इज करेक्ट इज राइट फॉर 27th। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड राजेंद्र प्रसाद विच आर द फॉलोइंग वर डोमिनेंट वॉइसेस इन द असेंबली। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। एंड अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस के 3 मेन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन दीजिए 3 मार्क के लिए, तो इन तीनों लोगों के हेडिंग बना देना और इनका डिस्क्रिप्शन दे देना। बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी एंड अल्लड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट वॉइसेस थे हमारे असेंबली के। इनका पूरा क्वेश्चन आ जाता है तो आप याद रखेंगे कि भाई हाँ, हेंस अरे both 1 and 2 are correct. These were all dominant voices in the Constituent Assembly. Consider the following statement about Hindustani. फटाक से आंसर बताऊंगा, लॉक कर लो अपना आंसर। इट वॉज अ ब्लेंड ऑफ हिंदी एंड उर्दू। ये स्टेटमेंट याद रखना, जैसे ही हिंदुस्तानी का क्वेश्चन आएगा पहला पॉइंट ये ही बना देना। गांधी जी का कहना था, दूसरा पॉइंट बना देना कि इट कुड यूनिफाई हिंदूज एंड मुस्लिम्स, इट कुड यूनिफाई नॉर्थ एंड साउथ। ये दोनों गांधी जी के कहने थे एंड हेंस बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। कॉमेंट नहीं करते हो तुम लोग, बस मैं देख रहा हूँ, सब मैं देख रहा हूँ भाई, तुम लोग बस अपना स्कोर कॉमेंट करके चले जाते हो कि 100 out of 100, 12 out of 15, लेकिन कमेंट नहीं करके जाते। एक अच्छा कमेंट भी कर दिया करो भाई, जो नया बच्चा है उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई क्वालिटी कंटेंट है। यूट्यूब को पता लगना चाहिए कि हाँ भाई लाइक कर रहे हैं बच्चे, वीडियो में कमेंट भी कर रहे हैं अच्छे अच्छे। तो प्लीज असर्शन रीजन पे हम आ गए, पॉज करें, अपना आंसर लिखें, मैं सीधा एक्सप्लेन करूंगा। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या ये सही है? हाँ ये सही है। रीजन क्या होना चाहिए? एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों लॉन्गेस्ट है। इंडिया साइज, डाइवर्सिटी, डीप डिविजन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। The members of the assembly were elected by universal adult franchise। बिल्कुल भी नहीं, हमने पहले ही इसकी बात कर ली है। They were chosen by the representatives of the provincial legislatures of 1946, 45, 46। अब इसको पहले हमने एक अलग टाइप के क्वेश्चन में देखा था, अब हम एकदम अलग टाइप के क्वेश्चन में देख रहे हैं। ऐसे आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो याद रखना कि सेम डिटेल है लेकिन अलग तरीके से आई है। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? ये गलत है बट नीचे वाला ट्रू है, हेंस A is false but R is true। 31 का D। The Muslim League boycotted the Constituent Assembly। ये तो उन्होंने किया था। क्यों किया था? क्योंकि वो पाकिस्तान की डिमांड को प्रेस करना चाहते थे। रीजन बोल रहा है the socialists too were unwilling to join the Constituent Assembly because they saw it was a creation of British। अब ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन रीजन मैंने बताया ना इसका रीजन क्या होना चाहिए था, लेकिन रीजन तो कुछ और ही दिया हुआ है एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेहरू ने क्या बोला? वी आर नॉट गोइंग जस्ट टू कॉपी। एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि हम इंडिया में एकदम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। रीजन बोला, ही बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मस्ट फिट इन विद द टेम्पर ऑफ द पीपल एंड बी एक्सेप्टेबल टू देम। ये दोनों लाइन रट्टा मार लो। नेहरू जी के ओपिनियंस में कई बार ऐसे स्टेटमेंट आपको लिखने पड़ेंगे आंसर में, दोनों लाइन अच्छे से पढ़ लो एंड इट इज ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मुझे पता है आप में से कुछ लोगों ने इसमें बी में लगा दिया होगा, बट थोड़ा सा अगर रिलेटेबल स्टेटमेंट है तो उसमें आप ए में लगाएंगे। यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है हमें कॉपी क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमें इस तरीके से इंडिया में लगाना है कि लोगों को एक्सेप्टेबल हो एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। सोमनाथ लाहिरी जी सॉ डार्क हैंड ऑफ ब्रिटिश इंपीरियलिज्म इन द असेंबली। एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, याद रखेंगे सोमनाथ लाहिरी जी ने ऐसी ही बात बोली थी। The assembly was working under the shadow of British guns and army at the time। यही तो बोला था ना लाहिरी जी ने एंड हेंस इसलिए it was a dark hand
जो कि लहरा रहा था हमारे असेंबली के ऊपर। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एज वेल। पॉकर बहादुर प्लीडेड फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स। कुछ लोग प्लीडेड देख के ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ और आंसर कर देंगे, लेकिन आप याद रखना कि एकदम सही स्टेटमेंट है। उन्होंने क्या अपील करी थी? उन्होंने अपील करी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स के लिए। ही बिलीव्ड ओनली सेपरेट इलेक्टोरेट्स कुड इंश्योर मीनिंगफुल वॉइस एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। 36, फटाक से अपना आंसर लॉक करो। पटेल साहब ने क्या बोला था? इट वॉज अ बॉडी पॉलिटिक दैट हैज एंटर्ड it was a poison that had entered the body politic of our country। सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए ये उन्होंने बोला था। जब क्वेश्चन आएगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स का तो ये ओपिनियन भी लिख के आना। पॉकर बहादुर हेडिंग बनाना, उनके ओपिनियन लिखना। सरदेव पटेल हेडिंग बनाना, उनके ओपिनियन लिखना। एंड रीजन क्या है? इनका कहना था कि इट हैड कॉज्ड ब्लड शेड। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों लाइन एक बार अच्छे से आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ए इज द राइट आंसर। 37, पंत ने क्या बोला था सेपरेट इलेक्टोरेट्स के बारे में? इन्होंने बोला था इट वाज अ सुसाइडल डिमांड। करेक्ट असर्शन है। इट वुड परमानेंटली आइसोलेट द माइनॉरिटीज एंड डिप्राइव देम ऑफ इफेक्टिव से इन द गवर्नेंस। हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर 37th एज वेल। एनजी रंगा के ओपिनियंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एनजी रंगा का खुद का 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इन्होंने क्या बोला था? द रियल माइनॉरिटीज वर द मासेस ऑफ द कंट्री। हाँ जी हाँ। आंसर अपना फटाक से लॉक कर दो। इसका क्या है? क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी एक क्वेश्चन है। दूसरा स्टेटमेंट, एनजी रंगा ने ये बात भी बोली थी कि देयर वाज अ गैप बिटवीन वो लोग जो इंडिया के रियल मासेस हैं एंड वो लोग जो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनके ट्रस्टीज, उनके चैंपियंस की तरह इस असेंबली में बैठे हैं। तो ये बोला तो था रंगा ने, लेकिन ये अलग अलग 2 स्टेटमेंट है, बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। इसका सही रीजन क्या हो सकता था? इसका सही रीजन हो सकता था कि इकोनॉमिक टर्म्स में उन्होंने रेफर किया या फिर उन्होंने मासेस के बारे में कुछ बताया, तो हम बोलते ए वुड हैव बीन द राइट आंसर। बट यहाँ पे 38 का बी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर आपने ए लगाया है तो खुद का मार्क काट दीजिए। जयपाल सिंह वेलकम द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द आदिवासीज। एकदम सही स्टेटमेंट। He believed it promised a new chapter of equality where no one would be neglected। अब यही होप वो खुद को अलाउ कर रहे थे एंड हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर 39th। अंबेडकर इवेंचुअली स्टॉप्ड। अंबेडकर जी के बारे में ये लाइन आप याद रखेंगे। पहले वो सपोर्ट कर रहे थे सेपरेट इलेक्टोरेट्स को, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने देखा कि भाई पार्टीशन हो गया इंडिया का, वायलेंस होने लगा इंडिया में, तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया। सही स्टेटमेंट है। क्यों बंद कर दिया था? वही जो मैंने समझाया। पार्टीशन वायलेंस उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि भाई रिजर्वेशन इज गुड, अनटचेबिलिटी को बैन कर दो, वो अच्छी चीज है, लेकिन अब हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए। तो रीजन एकदम करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। असर्शन इज द reason is the correct explanation for assertion as well। 41st, अब के संथनम। इस पूरे एमसीक्यू सीरीज की एक बहुत अच्छी इस चैप्टर के लिए स्पेशली बात यह है कि इन सारे लोगों के जो थोड़े थोड़े ओपिनियन है वो आपको रिवाइज हो जाएंगे। संथनम जी ने क्या बोला था कि हमें रीएलोकेशन ऑफ पावर करना है स्टेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। रीजन क्या बताया इन्होंने? रीजन बोला था कि भाई सेंटर ओवरबर्डन है एंड इट वुड नॉट बी इफेक्टिव, इट वुड बी अ वीक सेंटर। आपने बहुत सारी पावर सेंटर के हाथ में डाल दिए, वो काम नहीं कर पाएगा एंड हेंस ए इज द राइट आंसर। Many nationalists changed their position to favor a strong center after partition। एक सही स्टेटमेंट है। रीजन बोल रहा है they believed that strong state was necessary to prevent chaos and disintegration। एकदम सही। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टेट से स्टेट्स को रेफर नहीं किया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग सेंटर को ही रेफर किया जा रहा है एंड हेंस बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। 43, गांधी जी इंसिस्टेड दैट हिंदुस्तानी बी द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। कुछ लोग यहाँ पे बोलेंगे कि नहीं, शायद गांधी जी नेशनल लैंग्वेज के लिए बोल नहीं रहे थे, बट एनसीईआरटी की उठ के सीधे सीधे लाइन है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। ही बिलीव्ड इट वाज अ कॉम्पोजिट लैंग्वेज इजीली अंडरस्टूड बाय द कॉमन पीपल। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। 44, लिखो अपना आंसर फटाक से। श्रीमती जी दुर्गाबाई जी एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज द लैंग्वेज ऑफ द पीपल। गांधी जी के कहने पे इन्होंने हिंदुस्तानी को बहुत सपोर्ट किया। करेक्ट स्टेटमेंट। शी बिलीव्ड संस्कृताइज्ड हिंदी वुड हेल्प प्रमोट वन लैंग्वेज थ्रू आउट द नेशन एंड ब्रिंग यूनिटी। गड़बड़ है ना थोड़ा सा? ये तो बात नहीं बनती। संस्कृताइज हिंदी की तो वो बात ही नहीं कर रही थी, बल्कि वो कॉम्पोजिट कल्चर की, कॉम्पोजिट नेचर वाली लैंग्वेज की, हिंदुस्तानी की बात कर रही थी एंड हेंस ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 44।
क्या मैं थोड़ा थोड़ा ऑरा लेस लग रहा हूँ आज की वीडियो में? ऐसा मेरे को ऐसा फील आ रहा है, ऑरा लेस लग रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। 45 क्या हो रहा है इस सीन में? यहाँ पे क्या साइन किया जा रहा है फटाक से? इट इज ऑब्वियसली हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में एक इमेज है। इट इज साइनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दिसंबर 1949। डेट भी आप याद रखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था ऐसी डेट्स भी क्वेश्चन में इमेज बेस में आ सकती हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है क्वेश्चन, शायद आपको ये इमेज याद ना हो क्योंकि बहुत उभर के नहीं दिखती है चैप्टर में इमेज, बट ये चैप्टर में है। और इसमें क्या हो रहा है तुक्का लगाने की आप कोशिश कर सकते हो। इसमें डेसोलेशन को और डिस्ट्रक्शन को दिखाया जा रहा है जो इंडिया के राइट्स वगैरह होते थे उनके कारण हो जाता था, एंड हेंस बी इज द राइट आंसर फॉर 46। इस इमेज में क्या हो रहा है इसका चैप्टर में ज्यादा डिस्कशन नहीं है, लेकिन इमेज के कैप्शन में बताया हुआ है, एंड ये आ जाता है बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, सीयूईटी में भी आ सकता है। क्या चल रहा है यहाँ पे इस इमेज में? इस इमेज में चल रहा है डिस्कशन ओवर द हिंदू कोड बिल। बी इज द राइट आंसर। इस इमेज में, अब ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है, इस इमेज में ऑथर ऑफ द 1919 रिफॉर्म्स की फोटो हमें देखने को मिल रही है लेफ्ट में। ये कौन खड़े हैं? इसका डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि बताओ कौन थे इनके ऑथर। तो आप याद रखेंगे एडविन मॉन्टेग्यू, जिसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, रिफॉर्म ऑफ द 1919 जो आए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन इमर्ज थ्रू द प्रोसेस ऑफ, एक थोड़ा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, ब्रिटिश डिक्री। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, हाँ ब्रिटिश ऑर्डर था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए, लेकिन उसके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना इंटेंस डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद। बी इज द राइट आंसर। हु आर्ग्यूड दैट द रियल माइनॉरिटीज आर द मासेस ऑफ द कंट्री। अब एक बेसिक स्टेटमेंट है, बट स्पेसिफिकली किस एक इंसान ने ये हमारे चैप्टर में बोला है? वो बोला है हमारे एनजी रंगा साहब ने। तो 50th का बी इज द राइट आंसर। What metaphor did NG Ranga use to describe the needs of the poor masses? ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखेंगे। फटाक से मैं आंसर बता रहा हूं। एनजी रंगा साहब ने बोला था they needed props, they needed a ladder. B is the right answer. In other democracies like the US and UK, the vote was granted dash. तो यहाँ पे अगेन आपका थोड़ा सा थिंकिंग टाइप क्वेश्चन है, हालांकि चैप्टर के कंक्लूडिंग पार्ट में इसका डिस्कशन किया गया है। अगर आप पढ़ते हैं ब्लू वाला जो पार्ट है तो आपसे बन जाएगा बेस्ड ऑन मिलिट्री सर्विसेज ओनली। नहीं, वैसे नहीं भी पढ़ते तो दिमाग लगा सकते हैं। ओनली टू विमेन फर्स्ट, एकदम उल्टी बात है। स्लोली ऑल टू ऑल एट वंस, बिल्कुल भी नहीं। स्लोली एंड स्टेजेस इज द राइट आंसर। आप इजिली एलिमिनेशन से इस तक पहुंच सकते थे। यूएस और यूके जैसे रीजन्स में क्या हुआ था, सबको राइट्स नहीं मिल रहे थे। पहले एक स्मॉल शेयर को दिया, फिर धीरे धीरे और लोगों को इंक्लूड किया। बहुत मेहनत से, बहुत सारे स्ट्रगल्स के बाद विमेन को भी इंक्लूड किया गया था। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम फर्स्ट डे से क्लियर थे कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। जयपाल सिंह स्टेटेड that his people had been shabbily treated for how many years? याद रखना जयपाल सिंह के बारे में कुछ डिटेल। he was a very eloquent स्पीकर, बहुत अच्छे से अपनी बात रखना जानते थे, और उन्होंने अपने आदिवासी लोगों के बारे में बोला कि हमको हमेशा शैबिली ट्रीट किया गया है। पिछले 6000 साल को आप देख लो, हमारा ट्रीटमेंट बहुत खराब रहा है। याद रखना। विच लीडर आर्ग्यूड दैट ट्राइब्स needed seat reservation to compel others to hear the voices? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा शायद एनजी रंगा और जयपाल सिंह जी में। फटाक से अपना आंसर लॉक करो, एंड यहाँ पे आपको मोस्ट सुटेबल आंसर को लॉक करना है। ये बात बोली थी बी जयपाल सिंह जी ने। उन्होंने बोला था कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चाहिए आदिवासियों को, हमें चाहिए कि आप हमें रिजर्वेशन दे दो ताकि लोग हमारी बातों को सुने, हम अपना वॉइस आगे रख सके। हु सेड वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर प्रिपेयर्ड टू सफर नो मोर ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड कास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट। एंड इस चैप्टर के ऐसे स्टेटमेंट्स डायरेक्टली उठ के आ जाते हैं कि ये किसने बोला था बताओ। तो याद रखना ये बात बोली थी जे नागप्पा जी ने कि अब नहीं, हम वी आर प्रिपेयर टू सफर नो मोर। लाइन याद रखना, इनके क्वेश्चन में भी लिखने को आ सकता है। केजे खंडेकर जी ने क्या बोला था? द डिप्रेस्ड कास्ट वाज सप्रेस्ड टू सच एन एक्सटेंट, बता रहा हूं सीधे आंसर, दैट neither their minds, bodies or hearts worked। थोड़ा सा पोएटिक इंग्लिश
के चैप्टर का आंसर लगता है ये वाला, लेकिन इन्होंने यही लाइन बोली थी। तो अगर क्वेश्चन आता है डिप्रेस्ड कास्ट के बारे में लोग क्या क्या बोल रहे थे, तो खंडेकर जी हेडिंग बनाना, नागप्पा जी हेडिंग बनाना और उनके ओपिनियंस लिखना। अब नागप्पा जी ने बोला था, व्हाट वाज द न्यूमेरिकल परसेंटेज ऑफ द डिप्रेस्ड कास्ट इन द टोटल पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू जे नागप्पा। इन्होंने बोला था कि हम न्यूमेरिकल इंसिग्निफिकेंट नहीं है, हम बहुत नंबर्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन हमें मार्जिनलाइज किया गया है जानबूझ के। इन्होंने बोला था सी, हम 20 to 25% ऑफ टोटल इंडियन पॉपुलेशन है, लेकिन स्टिल हमको मार्जिनलाइज किया गया है पावरफुल ग्रुप्स के एफर्ट्स, इंटेंशनल एफर्ट्स के थ्रू। टी.ए. रामलिंगम चेतिया emphasized that the cause of Hindi would not be helped if it was। इन्होंने बोला कि आप हिंदी को सपोर्ट तो कर रहे हो, लेकिन द कॉज फॉर हिंदी, द वॉइस फॉर हिंदी इज नॉट बीइंग हेल्प्ड अगर आप इसको बहुत अग्रेसिवली पुश कर रहे हो तो। व्हाट डिड हंसा मेहता। अब देखो, हंसा मेहता शायद आपको कंफ्यूजन हो गया होगा, इनका तो नाम शायद नहीं सुना, बट मैंने बोला ना, इनका नाम वो लेफ्ट वाले बॉक्स में भी है जो हमारे सारे एक विमेन का बॉक्स आता है उसमें भी है, एंड एक और बॉक्स में जिसमें हमें इनके ओपिनियन देखने को मिलते हैं। एंड जितनी भी विमेन रहती है ना, उनके नाम एटलीस्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा विमेन नहीं है हमारे चैप्टर में। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बात करी थी कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाना है हमारी विमेन को, एंड हेंस सी इज द राइट आंसर। नेहरू आर्ग्यूड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। याद रखना, नेहरू और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके आगे हम क्वेश्चन देखेंगे। दे आर्ग्यूड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। क्यों, नेहरू ने क्यों बोला था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए? क्योंकि नेहरू जी का कहना था इन 3, 2, 1 a weak center would be injurious to the interest of the country after partition is the right answer. The subjects shared by the center and states are placed in। तो शेयरिंग जहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी की होती है वो है सी, कॉन्करेंट लिस्ट। हु हैड कंट्रोल ऑफ मिनरल एंड की इंडस्ट्रीज अंडर द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिनरल और की इंडस्ट्रीज किसके हाथों में दी गई थी? आंसर बता रहा हूं, यूनियन के हाथों में, यूनियन कंट्रोल में डाल दी गई थी। 63 विच आर्टिकल अलाउड द सेंटर टू टेक ओवर अ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। किसने किया था? एक बेसिक क्वेश्चन है, आई होप आपसे बन रहा होगा एंड आपने सुना होगा। आर्टिकल 356 इज द राइट आंसर। टैक्सेस लाइक कस्टम ड्यूटीज एंड कंपनी टैक्सेस वर प्रोसीड्स रिटेन्ड बाय द। अगेन, ज्यादातर चीजें किसके हाथों में डाली गई थी? ज्यादातर इंपॉर्टेंट चीजें डाल दी गई थी बी, सेंटर के हाथों में। संथनम जी ने क्या बोला था? संथनम जी अब पहले ऐसे नेम हमें देखने को मिलते हैं जो सेंटर नहीं, स्टेट की पावर्स के लिए सपोर्ट कर रहे थे। इन्होंने बोला द एलोकेशन ऑफ पावर्स वुड, स्टेट को जो अभी आपने पावर्स दी है, इट वुड क्रिपल द प्रोविंसेस इज द राइट आंसर। What was Santhanam's prediction if the center remained excessively centralized, excessively powerful? इन्होंने बोला था कि इतनी ही पावर अगर आप दोगे तो प्रोविंसेस जो हैं वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर जाएंगे फ्यूचर में। अंबेडकर ने क्या बोला था? अंबेडकर एक स्ट्रॉन्ग सेंटर के एडवोकेट थे और इन्होंने बोला था कि अब हमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए, स्ट्रॉन्गर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्ट ऑफ 1935 में जो मिला था उससे भी कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर। सी इज द राइट आंसर। गोपाल स्वामी अयंगर जी ने बोला था सेंटर कैसा होना चाहिए? वीक या स्मॉल? कुछ लोग भूल गए होंगे इनके नाम, क्योंकि एक ऐसा नाम है जिसके बारे में चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है, बट सेंटर वर्सेस स्टेट वाले क्वेश्चन में आपको इनका नाम मेंशन करके आना पड़ेगा और लिख के आना। इन्होंने बोला मेक द सेंटर एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल बी। What was the proposed compromise regarding Hindi in the language committee report? अब क्या किया था हमारी लैंग्वेज कमिटी ने? उन्होंने बोला था इन 3, 2, 1 हिंदी जो देवनागरी स्क्रिप्ट की है इसको हम ऑफिशियल, ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए कभी आपको नेशनल लैंग्वेज लिखा होगा, याद रखना, इसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे और जो ट्रांजिशन करेंगे इट वुड बी ग्रेजुअल। मतलब ऐसा नहीं कि इंग्लिश एकदम सब खत्म कर दिया और सिर्फ हिंदी लगा दी, नहीं, देयर विल बी अ ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन। और जो इंग्लिश है, अगला क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि कितने साल तक कंटिन्यू की जाएगी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए हिंदी के साथ एज अ सप्लीमेंट्री लैंग्वेज? तो इनिशियली बोला था इन 3, 2, 1 सिर्फ 15 ईयर्स के लिए चलेगी, लेकिन उसके बाद उसको कंटिन्यू कर दिया गया था। बट याद रखना इनिशियली 15 ईयर्स के लिए उसको रखा जाएगा, ऐसा बोला गया था। 71 Who retorted that those who do not know Hindustani better leave the assembly? You are not worthy to make the constitution. किसने बोला था? हीरो ऑफ द चैप्टर,
हीरो ऑफ द चैप्टर नहीं, बट मजा आता है इनके इनके होने से चैप्टर में मजा तो आता है, मेरे चेहरे की खुशी बढ़ जाती है। आरवी ढोलेकर जी, ठीक है। इन रियल लाइफ शायद मुझे डर लग जाए, कोई ऐसे चिल्ला के मुझे भगा दे तो, बट मजा तो आता है, चैप्टर में तो मजा आता है। हिंदुस्तानी एज डिफाइंड बाय गांधी वॉज अ ब्लेंड ऑफ बेसिक क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, हिंदी और उर्दू का ब्लेंड है। गांधी जी इसको बहुत सपोर्ट करते थे। संस्कृताइज हिंदी एंड पर्सनाइज उर्दू रिजल्टेड फ्रॉम, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, चटपटा सा क्वेश्चन है, क्या है इसका आंसर? क्यों हो रहा था ये डिवीजन? अब हिंदी और उर्दू को अलग क्यों किया जा रहा था? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं इसके, जैसे ही आपको हिंदू मुस्लिम फाइट के बारे में ऑप्शन दिख जाए, याद रख लेना दैट इज द राइट आंसर। डीपनिंग कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स, की हिंदू मुस्लिम दंगे भड़कने लग गए थे, राइट्स फैलने लग गए थे, और एक डिवीजन आ गया था हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में, जिसके कारण लैंग्वेजेस भी डिवाइड होने लग गई। श्रीमती जी दुर्गाबाई जी वॉज फ्रॉम, बेसिक क्वेश्चन है बट हो गए इसमें कुछ लोग कंफ्यूज। एंड याद रखना बहुत सारे लोग हमारे सी मद्रास से थे, एंड ये भी हमारी सी मद्रास से थी, दुर्गाबाई जी। Who warned that forcing Hindi would leave bitter feelings behind? किसने बोला था जी? कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, बट फटाक से आंसर लिखो। द राइट आंसर इज टी.ए. रामलिंगम चेत्या जी ने ये बात बोली थी। द लैंग्वेज कमिटी ऑप्टेड टू कॉल हिंदी द डैश लैंग्वेज रादर देन द नेशनल लैंग्वेज। मैंने पहले ही बता दिया है ना, तो इजी हो गया है अब तो बहुत ही ज्यादा। सी ऑफिशियल लैंग्वेज इसको हमने बनाया था, नेशनल लैंग्वेज नहीं। आरवी ढुलेकर जी ने बोला कि इट इज फाइनली अ कंजमेशन ऑफ अ प्रोसेस दैट, हम जिसको हम बहुत साल से चला रहे थे, लेकिन क्लियरली ये उसको नेशनल लैंग्वेज बनता देखना चाहते थे। द फियर इन द साउथ अकॉर्डिंग टू दुर्गाबाई जी वॉज दैट द हिंदी प्रोपोगेंडा वुड, एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस चैप्टर की। दुर्गाबाई जी का कहना था कि हमारे साउथ में लोगों को लग रहा है कि हिंदी जो है इट इज ट्राइंग टू कट द रूट ऑफ आर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस, इट इज ट्राइंग टू कट द नेचुरल इन्फ्लुएंस ऑफ आर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस। बी इज द राइट आंसर। नेहरू रेफरेंस्ड द revolution in which neighboring country that gave rise to new type of state। अब इसमें तो कुछ लोगों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा, एंड आई एम प्रीटी श्योर थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है जो शायद आपसे ना बन रहा हो, क्योंकि वो जो उनकी स्पीच थी ना, उस स्पीच का ये एक लाइन का क्वेश्चन है, एंड इन्होंने नेबरिंग कंट्री टर्म से रेफर किया था सी, रशिया, यूएसएसआर को। हालांकि तुक्का लगा सकते थे, इतना ज्यादा ये सोशलिज्म से इन्फ्लुएंस थे, रशिया से इन्फ्लुएंस थे, कि उसकी भी कई बार बात कर रहे थे। सोमनाथ लाहिरी जी सजेस्टेड दैट फॉर एवरी लिटिल डिफरेंस, अगेन ये सोमनाथ लाहिरी वाले बॉक्स से क्वेश्चन है, लीडर्स वुड हैव टू डांस अटेंडेंस इन। काफी इंटरेस्टिंग बोल्ड एंड नोबल वर्ड्स इन्होंने बोले थे। इन्होंने बोल दिया था नेहरू जी को गुड वर्ड्स है, नोबल वर्ड्स, लेकिन एक्चुअल में इनके वर्ड्स भी काफी बोल्ड वर्ड्स थे। इन्होंने बोल दिया था कि अगर आपको कुछ भी ऐसा करना रहेगा जो ब्रिटिश पावर अलाउ नहीं करना चाहती है, तो आपको नाचना पड़ेगा इंग्लैंड में जाके, क्लेमेंट एटली के सामने अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, फेडरल कोर्ट्स जाना पड़ेगा, आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। 80th, The Government of India Act 1935 made the executive responsible to the, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन चैप्टर से ही है, बनना चाहिए। इन 3, 2, 1 लिख लो अपना आंसर। द राइट आंसर इज गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जिसके ऊपर अब एग्जीक्यूटिव को रिस्पॉन्सिबल कर दिया था, तो 80th का बी इज द राइट आंसर। 81st, who argued that non-Muslim could not properly understand the needs of Muslim। एक बेसिक क्वेश्चन है, एलिमिनेशन अगर आप लगाओगे तो यहाँ पे आप इन दोनों को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। बेगम एजाज रसूल was not a supporter of separate electorates, ये याद रखना। Hence B पॉकर बहादुर, A is the right answer। हाँ, B is the right answer, but B पॉकर बहादुर, A is the right answer, ठीक है। आई होप मैंने किसी को कंफ्यूज नहीं किया। द ब्रिटिश एलिमेंट इज गॉन बट दे हैव लेफ्ट द मिस्चीफ बिहाइंड। हु सेड दीस वर्ड? तो दीस वर्ड्स वर सेड बाय, इन 3, 2, 1 सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाउ मेनी बल्कि वॉल्यूम्स डज द प्रिंटेड रिकॉर्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिस्कशन टेक अप? याद रखना एक बेसिक डिटेल है हमारे चैप्टर की, हमारे वॉल्यूम्स को 11 बल्कि उसमें पब्लिश किया गया हमारे डिबेट्स को। द इंडियन वेरिएशन ऑफ सेकुलरिज्म इन्वॉल्व्स,
अगेन वो वाले ब्लू वाले पार्ट से एक क्वेश्चन है, लेकिन थिंकिंग बेसिस से भी आप इसको आंसर कर सकते हो कि इंडिया में हमारा जो सेकुलरिज्म है वो ऐसा नहीं है कि हमारी जो पावर है वो एकदम रिलीजन से अलग हो गई है या फिर एकदम घुस गई है। नहीं, देयर इज अ जुडिशियस डिस्टेंस बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। 84 का सी, ईच प्रोविंस वाज अलाउड टू चूज डैश फॉर ऑफिशियल वर्क विद इन द प्रोविंस। क्या अलाउ किया गया था? बेसिकली बोल दिया गया था कि हिंदी विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द नेशन एंड इंग्लिश उसकी सप्लीमेंट्री होगी 15 ईयर्स के लिए, लेकिन हर एक जो स्टेट है वो अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है एंड हेंस आप अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल वर्क के लिए सिलेक्ट कर लो। हमारे यहाँ की हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि हम हिंदी ही बोलते हैं, हमारी एक ही लैंग्वेज है। MP Paglu. According to the proposed division of power in the assembly, what were the 3 list of subject? Political science के बच्चों से भी बन जाएगा, हिस्ट्री के बच्चों से भी बन जाएगा, किसी के बच्चे नहीं हो तो भी आपसे बन जाना चाहिए कि क्या 3 लिस्ट बनाई थी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 87th, according to the framing the constitution का चैप्टर, how many members were in the constituent assembly? इसका क्वेश्चन आप गूगल करोगे तो एक अलग आंसर आएगा, लेकिन हमारे चैप्टर में क्लियरली आंसर दिया हुआ है कि देयर वर 300 मेंबर्स, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करके ही अपना आंसर लगाएंगे। हु वाज द लीडर फ्रॉम मद्रास हु मेड अ पावरफुल प्ली फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट्स ऑन डेट? याद रखोगे जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्वेश्चन आएगा तो हेडिंग में ही नाम लिखना बी पॉकर बहादुर और लिखना इस डेट को इन्होंने एक बहुत पावरफुल अपनी स्पीच प्रेजेंट करी। 89th, What was the tryst with destiny speech about? पहला एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ये स्पीच किसकी थी? नेहरू साहब की स्पीच थी और उन्होंने क्या बात बोली थी? पॉज करो, आंसर लिखो। द राइट आंसर इज, इन्होंने बोला था एट मिडनाइट, जब दुनिया सोती है तब इंडिया जाग रही है, एंड बी इज द राइट आंसर। पर हम तो नहीं सोते भाई मिडनाइट पे, हम तो जागते ही हैं ऐसे भी, पर ठीक है चलो। 90th, पाकिस्तान सेलिब्रेट्स इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन। अब हो सकता है आपको लगे ये कहां से क्वेश्चन आ गया यार, लेकिन एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपसे बनना चाहिए। पाकिस्तान 14th अगस्त 1947 इज द राइट आंसर। याद रखिएगा इस डिटेल को, एंड बहुत बेसिक डिटेल है, आई गेस आप इजीली याद रख पाएंगे। रेफ्यूजीज मूव्ड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान फ्रॉम विच प्राइमरी रीजन्स? तो जब पार्टीशन हुआ था तो सबसे ज्यादा हलचल किन रीजन्स में थी? बंगाल में और पंजाब में। ए बंगाल एंड पंजाब। द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन आउटलाइन द आइडियल्स लाइक। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मैंने बोला 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा, उसमें क्या बातें थी? उसमें बोला गया था कि इंडिया जो है उसमें बेसिकली एक आउटलाइन दिया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस लाइन में काम करने वाली है, एंड बोला था कि इंडिया को इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक बनाएंगे, जस्टिस एंड इक्वालिटी जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात की गई थी। नेहरू किस चीज की तरफ सपोर्ट करते थे? नेहरू क्या बोल रहे थे? दुनिया किस चीज की तरफ बढ़ रहा है आगे? बेसिक क्वेश्चन है। नेहरू जी गुणगान कर रहे थे हमारे बी सोशलिज्म का। लाहिरी जी वाज अ मेंबर ऑफ विच पॉलिटिकल ग्रुप? हो सकता है कुछ कंफ्यूजन हो कुछ लोगों को, बट याद रखेंगे लाहिरी जी वाज अ कम्युनिस्ट मेंबर। आखिरी कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, अगर अभी तक लाइक कमेंट नहीं किया तो कर दो। 95th, नेहरू स्टेटेड दैट गवर्नमेंट्स डू नॉट कम इनटू बीइंग बाय स्टेट पेपर्स बट आर एक्सप्रेशन ऑफ। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, याद रखोगे, इस लाइन को भी याद रखना। और नेहरू जी ने बोला था कि गवर्नमेंट्स बनती हैं विल ऑफ द पीपल से, गवर्नमेंट बनती है जो मासेस हमारे पीछे हैं उनके सपोर्ट से, एंड उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल करने हम बैठे हुए हैं। द इलेक्टोरेट फॉर प्रोविंशियल बॉडीज इन 35 वाज लिमिटेड टू व्हाट परसेंटेज ऑफ एडल्ट पॉपुलेशन? बहुत लिमिटेड इलेक्टोरेट मतलब वो लोग जो वोट कर पा रहे थे वो बहुत लिमिटेड थे, एंड कितने total population? Only and only 10 to 15% of the population made the electorate during that time. Who described separate electorate as a measure to allure you to a long lull? किसने बोला था? उन्होंने बोला था हमारे ढुलेकर साहब ने कि ब्रिटिश ने बहकावा दे दिया आपको इस सेपरेट इलेक्टोरेट्स का, लेकिन अब नहीं है वो लोग, अब क्यों आप उस बहकावे में जा रहे हो? हाउ मेनी आइटम्स वर प्लेस्ड अंडर यूनियन कंट्रोल कंपेयर टू अदर फेडरेशंस इन इंडिया? तो इंडिया में क्या हुआ था, बाकी फेडरल स्ट्रक्चर्स में जो स्टेट्स होते हैं हमारे प्रोविंसेस उनको पावर ज्यादा दी जाती है, काफी ज्यादा एज कंपेयर टू इंडिया, लेकिन इंडिया में यूनियन वॉज गिवन many more powers, and hence B is the right answer for 98th. 99th,
The hugely profitable tax on bottled liquor was levied and collected by the. इसमें कुछ लोग गड़बड़ी करेंगे, कुछ लोग सेंटर लगा के आ जाएंगे. The right answer here is B states. I hope आपसे बन गया हो. आखिरी दो क्वेश्चन. Which leader from United Provinces argued that only a strong center can plan for the well-being of the country? तो बहुत सारे यहाँ पे सपोर्टर हमें देखने को मिल जाते हैं स्ट्रॉन्ग सेंटर के, लेकिन किसने यूनाइटेड प्रोविंसेस से इस बात को सामने रखा था? याद रखेंगे आप, एट लेंथ बालकृष्ण शर्मा जी ने ये बात बोली थी. आखिरी हमारा क्वेश्चन 101वां. गांधी जी फेल्ट टू कन्फाइन oneself to हिंदी एंड उर्दू वुड बी अ क्राइम. अरे आंसर ही लीक कर दिया. ठीक है भाई, अब तो कर दिया. जो होना था वुड बी अ क्राइम अगेंस्ट इंटेलिजेंस एंड पेट्रियोटिज्म. इसी के साथ साइनिंग ऑफ, देव टेनगुरिया. बाय बाय. हम मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. लव यू है ऑलवेज ऑलवेज. बाय बाय बाय. मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी. डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए. एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है. डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे. पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं.